सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, दिस इज वेदांत सक्सेना एंड यू ऑल आर वाचिंग वत क्या चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या संपूर्ण भारत के अंदर लोकसभा अभियान अपने चरम पर है। इसी चरम की कड़ी के अंदर कोटा बूंदी लोकसभा सीट एक बहुत ही अहम और हॉट सीट के रूप में उभर कर ऊपर आई है। और आई भी क्यों ना, क्योंकि जहां एक और पिछले 10 साल से ओम बिरला जी एक तरफा मुकाबला जीतते आ रहे थे, वहीं दूसरी ओर आज उन्हीं के कभी संगसाथी रहे प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस ने टिकट देके ओम बिरला के सामने खड़ा कर दिया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या दाऊदयाल जी जोशी के 3 बार एमपी बनने के रिकॉर्ड को ओम बिरला बराबरी कर पाते हैं, या फिर प्रहलाद गुंजल नाम की आंधी इस रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए ओम बिरला का तख्ता पलट करते हुए दिल्ली के अंदर विजयी परचम लहराती है। आज प्रहलाद गुंजल जी के खास माने जाने वाले उनके छोटे भाई क्रांति तिवारी जी से आज हम बात करने वाले हैं। क्रांति तिवारी जी अपने समय के और आज युवाओं के बीच एक जाना माना चेहरा है। विप्र समिति के वो एक मेंबर हैं। विप्र युवा हॉस्टल वो चलाते हैं। युवाओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए वो एक ऐसी योजना लेकर आए हैं, एक ऐसा अभियान लेकर आएंगे जिसके तहत आज निर्धन ब्राह्मण भी सशक्त हो रहे हैं। उनको आर्थिक और सामाजिक तौर पर बहुत मदद मिल रही है। आज हम जानेंगे कांग्रेस लीडर क्रांति तिवारी से कि उनके ऊपर और उनकी पार्टी के ऊपर लगे आरोप, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, उनका पॉलिटिकल माइंडसेट, जातीय समीकरण और उनका मत और रुझान जानने के लिए आज खुद क्रांति तिवारी अपनी पैरवी हमारे शो में करने जा रहे हैं। सर, कैसे हैं आप? ठीक है, राधा रानी कृपा। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट वाली बात है कि आप एक कांग्रेस के लीडर हैं और आपका मत और रुझान कांग्रेस की तरफ ही है, लेकिन एक समय था जब प्रहलाद गुंजल कांग्रेस के एक बड़े कॉम्पिटिटर माने जाते थे। आपका मत और रुझान अभी किस ओर जा रहा है? जितना आपका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपकी पार्टी कितने वोटों से जीतने वाली है? जिस हिसाब से वातावरण चल रहा है और चुनाव में के लिए वोटिंग के लिए कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और गांव देहात में जो वातावरण निकल के आ रहा है, मेरा मानना यह है कि सुनामी आएगी वोटों की प्रहलाद गुंजल के पक्ष में और ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे हम कोटा बूंदी लोकसभा से। सर, जैसा कि हमने अभी चुनावी सर्वे किया, हमें ये स्थानीय लोगों से पता लगा कि ग्रामीण क्षेत्र से तो प्रहलाद गुंजल को काफ़ी अच्छी बढ़त मिल रही है, लेकिन अगर कोटा शहर की बात करें तो कोटा दक्षिण या फिर रामगंज मंडी विधानसभा, ये दोनों जो सीट्स हैं, विधानसभा सीट्स हैं, फिलहाल बीजेपी के पास है। और ऐसा माना जाता है कि जीती हुई जो विधानसभा सीट्स होती हैं वो लोकसभा चुनाव के अंदर पार्टी को मदद करती हैं। तो इन दोनों सीट्स के ऊपर आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ रही होगी। आपको क्या लगता है कि इन सीट्स के ऊपर आपके जो गुंजल साहब हैं उनको किस स्ट्रेटेजी के साथ बढ़ना चाहिए आगे? मेहनत तो एक सीट पे नहीं, सभी सीटों पे करनी होती है और सभी सीटों पे मेहनत करनी भी चाहिए। जीतने वाली सीट पे भी करना चाहिए और जहाँ संघर्ष है वहाँ भी करना चाहिए। किसी चीज़ को ढीला तो छोड़ा ही नहीं जाता है। और बात रही रामगंज मंडी की और दक्षिण की, तो मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ये लोग लगातार ब्राह्मण बच्चों को भी टारगेट कर रहे हैं, राजपूत समाज में भी नाराज़गी है और भी समाज निकल के इनके खिलाफ आ रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, 10 वर्ष तक लोगों को जो काम की अपेक्षा थी इनसे, लोकसभा के अध्यक्ष बनने के बाद माननीय सांसद महोदय जब कोटा पधारे थे तो कोटा के सभी सामाजिक संगठनों ने, राजनीतिक संगठनों ने इनका दिल से स्वागत किया था, सभी वर्गों ने। और लोगों को लगा था कि कोटा में एक इतिहास बनेगा विकास का। लोगों के फैक्ट्रियाँ आएंगी, कुछ नए डेवलप से होंगे, एयरपोर्ट आएंगे, हाई कोर्ट बनेगी, मंडियों का विस्तार होगा, किसानों के लिए कुछ अलग नई चीज़ें आएंगी। तो लोगों को लगी, अपेक्षा हुई और हुआ कुछ नहीं। एयरपोर्ट के लिए भी आज आप देख लीजिए, ये आरोप लगाते हैं कि भाई एयरपोर्ट में कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया। तो कांग्रेस पार्टी ने तो क्यों नहीं सपोर्ट किया, इनको कैसे लगता है? जबकि इनको चीफ मिनिस्टर साहब, इनके बिल्कुल अशोक गहलोत साहब से उनकी डायरेक्ट बात होती थी, डायरेक्ट ये उनके प्रोग्रामों में जाते थे और सीपी जोशी साहब भी इनको चीफ गेस्ट बुलाते थे। तो ये बहाना है। और यदि मान लो कांग्रेस पार्टी ने इनको सपोर्ट नहीं किया तो आपके पास इतने सारे विधायक थे आपके लोकसभा में, तो आप उनको रोड पे तो उतारते भाई। 5 साल में यदि आपको कांग्रेस पार्टी ने हवाई सेवा, यदि आपकी महत्वाकांक्षी योजना थी और आपको लग रहा था कि मुझे हवाई जहाज लाना है, चलाना है, मैंने जनता को वादा किया है, क्योंकि मैंने उनसे बोला है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, विधायकों को लाना चाहिए था, अपने विधायकों को रोड पर उतारना चाहिए था। सर, आपके ऊपर एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती है आपकी पार्टी के ऊपर कि एयरपोर्ट की ज़मीन का आवंटन करना तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का काम था, जो उन्होंने कर दिया। लेकिन 10 महीने तक अशोक गहलोत जी ने जो जमा राशि जमा होनी चाहिए थी वो जमा नहीं करी। इस वजह से वो काम अटका रहा, लटका रहा। वो ये दावा करते हैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के जैसे ही भजन लाल सरकार बनी, विदिन 20 डेज़ उन्होंने DPR जारी करी और अब जल्द ही टेंडर निकलने वाले हैं। तो ये सब वो कहते हैं कि कांग्रेस की ढकेनुसी बातें हैं, वो अपने काम से पीछे हट रही थी।
कांग्रेस पार्टी से कभी इन्होंने वो किए ही नहीं। और धारीवाल साहब ने कई बार इनको, आप अखबार उठा के देख लीजिए, धारीवाल साहब ने इनसे कई कई बार कहा कि आप बताओ, ये तो बहुत छोटी रकम है भाई। जो इन्होंने बताया कि जो रकम जमा करानी थी वो कोटा शहर में राज्य सरकार की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। वो धारीवाल साहब कोटा के विकास के लिए जितने बड़े बड़े उन्होंने जो विकास किए हैं वो कोटा से ही ये राशि जमा करा देते हैं। लेकिन ये नहीं चाहते थे, इनको मालूम था कि यदि इसका ये काम यदि होगा तो कांग्रेस इसका श्रेय लेगी, और श्रेय लेने की होड़ में इन्होंने कोटा को ठगा। और कोटा, सच्ची बात यह है कि कोटा तैयार था, ये लोग जब मर्जी पड़े, और इनको लग रहा था कि यदि नहीं दिए, नई राशि जमा कराई है तो ये धरना दिलाते। इनके पास 4-4, 5-5 विधायक थे, और विधायकों को रोड पर उतारते, धरना दिलाते कि भाई हवाई अड्डे के लिए हम पैसा मांग रहे हैं, देखो ये पैसा नहीं दे रहे हैं। एक बार भी धरना हुआ क्या 5 साल में? इन्होंने हवाई अड्डे के लिए धरना दिया, और यदि राज्य सरकार उनको सपोर्ट नहीं कर रही हो तो आरोप लगाते ही उस समय। अब ये बोल रहे हैं, उस समय तो आरोप लगा ही नहीं। तो ये सिर्फ अपने ऊपर श्रेय लेने के चक्कर में इन्होंने, और मुझे लगता नहीं है कि पता कि अभी तो ये कुछ कर भी पाए या नहीं कर पाए, सिर्फ कागजी कार्रवाई चल रही है। कोई मुझे लगता नहीं है कि दिल्ली में भी ये कुछ विशेष कर पाए हैं उसको लेके, हवाई जहाज को लेके। सर, एक सोशल मीडिया पोस्ट की तरफ मैं आपकी चाहता हूं कि आप उसके ऊपर एक कमेंट करें। हमारी वक्त की आवाज़ चैनल की ऑडियंस ये जानना चाहती है कि तारीख थी 19 मार्च 2024, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लॉन्च होती है। उस पोस्ट की पंक्तियां थी, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। इन पंक्तियों ने भारतीय जनता पार्टी के खेमे के साथ साथ हाड़ौती की जनता की भी नींद उड़ा दी, तहलका मचा दिया। भारतीय जनता पार्टी के जो चुनावी समीकरण थे, जातीय समीकरण थे, वो डगमगाने लग गए। उस दौरान आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा था? देखिए, जब कांग्रेस पार्टी ने माननीय प्रहलाद गुंजल जी को कांग्रेस का कैंडिडेट बनाया, कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी, चूँकि हर पार्टी में हर नेता के अपने समर्थक होते हैं, कांग्रेस पार्टी के जितने लीडर हैं मतलब कोटा में, उनका प्रत्येक समर्थक माला लेके किसी का इंतजार किए बिना लामबंद होके प्रहलाद गुंजल जी को माला पहनाने चल दिया। और पूरे उसमें आप बच्चे से पूछ लो कि इस समय कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ रही है, और यही बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में दिखाई दे रही है। सर, जैसे कि आपने कहा कि जैसे ही ये पोस्ट लॉन्च हुई, कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा तबका उनका स्वागत करने के लिए चल पड़ा। तो सर, इस चीज़ को अगर हम एनालिसिस करते हैं, 19 तारीख को ये पोस्ट आई, आप उस दिन की बात कर रहे हैं, 20 तारीख निकली, 21 को उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करी। तो क्या पहले से कांग्रेस पार्टी उनको अप्रोच कर रही थी? आप इतने कॉन्फिडेंट थे कि आप एक उनकी पोस्ट का वेट कर रहे थे कि भाई ये बीजेपी को इस्तीफा दें और हम इनका हमारी पार्टी में स्वागत करें और ओम बिरला के अगेंस्ट खड़ा करते हैं? देखिए, ये आज आपको एक चीज़ मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि ये कोटा की लोकसभा सीट का जो चुनाव है वो एक तरीके का महाभारत का युद्ध है। जिस तरीके से महाभारत में पांडवों ने कहा था कि आपको कुछ नहीं तो 5 गाँव दे दो, मेरे को रखो अपनी धरती तमाम, हमें तो सिर्फ पूरा आप राज्य रख लो, 5 गांव दे दो। तो प्रहलाद जी ने भी ओम जी से कहा कि भाई आप मेरी विधानसभा को छोड़ दो, मेरी विधानसभा में आप गड़बड़ ना करो। फिर भी वो नहीं माने, उन्होंने अहंकार इस कदर हावी था, उन्होंने उसमें भी इंटरफेयर किया, फिर उन्होंने पार्षदों के टिकट में इंटरफेयर किया। फिर एक लीडर को जिसने 40 साल तक भारतीय जनता पार्टी के नीचे से अपने कैडर को खड़ा करके ऊपर तक पहुंचा, उसको इतना जलील किया, तो उनको लगा कि यार अब मेरा यहाँ मतलब मेरा हक तो बहुत दूर की बात, मैं जायज छोटी सी भी कोई बात कह रहा हूँ वो भी नहीं दी जा रही है। तो फिर उन्होंने अपने सम्मान के लिए इस रण का बिगुल बजाया, और ये महाभारत युद्ध में एक तरफ कौरवों की सेना है और एक तरफ 5 पांडव खड़े हैं। उनके पास संसाधन है, उनके पास पावर है, राज है, सत्ता है, और इधर पांडवों की सेना है कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में। और निश्चित मान लेना, भगवान कृष्ण जी के आशीर्वाद से, महाराजा राम के आशीर्वाद से हम ये चुनाव जीतेंगे, और राजस्थान में ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। सर, जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले ओम बिरला जी के बड़े भाई श्री हरिकृष्ण बिरला जी का एक विवादित बयान सामने आया, जो पर्सनल तौर पे कोटा की जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वहाँ के स्थानीय जो लोग थे, जो उस समय जब उस जनता को संबोधित कर रहे थे, जो सुन रहे थे, जब हमने उनसे पूछा कि भाई क्या कुछ हुआ है सभा के अंदर, और हमने न्यूज़ में भी देखा, आपने भी देखा होगा, उन्होंने कहा कि विधानसभा के दौरान हमने प्रहलाद गुंजल को ज़मीन में गाड़ दिया था और लोकसभा में तो हम उसको पाताल में डाल देंगे। तो सर, अगर हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा एनालिसिस करें तो हम इसमें ये पाते हैं कि वो खुद ही ये बता रहे हैं कि विधानसभा के दौरान उनके साथ पार्टी इंटरनल पॉलिटिक्स कर रही थी, क्योंकि उस समय तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। तो आपकी कुछ नॉलेज में है ये चीज़ें? मेरे को ये पता है कि एक आदमी 40 वर्ष पुरानी पार्टी को इतनी आसानी से तो छोड़ेगा नहीं। कितना अपनापन और कितना ममत्व होगा उस पार्टी से, और इस कदर उस लीडर को मजबूर कर दिया जाए कि अपनी पार्टी छोड़ के विपक्ष में खड़ा होना पड़े। तो निश्चित तौर पे ये तो सब उनके साथ घटनाएं घटी ही हैं, और ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि वो एक छत्र राज चाहते हैं। क्योंकि सबको ये मालूम है, पूरे कोटा शहर को मालूम है कि होल्डिंग भी लगते हैं शहर में, तो लाइन से 4-5 भाइयों के फोटो लगते हैं, नेताओं के तो फोटो ही नहीं लगते हैं। तो ये सब लोगों को और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी
समझ नहीं आ रहा था। आपने जिलाध्यक्षों के, अभी जिलाध्यक्ष भी एक नए बनाए उन्होंने, उससे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है, क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ कार्यकर्ता को जिलाध्यक्ष बनना चाहिए, मतलब वो उनका इंटरनल मामला है हालांकि, लेकिन वो नहीं बना, तो लोगों में ये समझ में आ रहा है कि अब ये पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कोटा में होती जा रही है। इसलिए उन्होंने उसका दामन छोड़ के और एक लोकतंत्र की स्थापना के लिए कांग्रेस की तरफ से अपना दावा पेश किया। सर, जिस दौरान गुंजल साहब ने पीसीसी ऑफिस के अंदर पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी थी, अशोक गहलोत और डोटा सराजी की प्रेजेंस में उन्होंने कहा कि मैं इस पार्टी के अंदर भी किसी की दरी पट्टी बिछाने नहीं आया हूं, क्योंकि मैंने जो अपनी पिछली पार्टी छोड़ी है भारतीय जनता पार्टी, वहाँ पर मुझे पदचंपी करने के लिए कहा गया और जो मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं था। तो सर, क्या आपको लगता है कि एक सिटिंग एमएलए को भी एमपीज़ की पदचंपी करनी पड़ती है? देखो, ये तो अब सबको पता है कि बिरला जी के यहाँ जो सिस्टम है वो भी सबको पता है, माननीय सांसद महोदय के यहाँ सारा सिस्टम। क्या सिस्टम पता है सर? भाई, लोगों को लगता है कि वहाँ एक ही भाइयों का सारा साम्राज्य है, एक ही सिस्टम है, अब सभी को राजी रखो, किसी से नाराज़गी ना हो, तो ये उनका सिस्टम है। और ये देखो, बताऊँ, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक जी हैं, माननीय उस समय लड़े हुए थे, ये प्रहलाद जी ने इस बात को कुछ बोला होगा, तो कुछ ना कुछ तो उनके साथ इस तरीके की कोई बात हुई होगी या उनको ऐसा लगा होगा। देखो, स्वाभिमान हर आदमी को प्यारा होता है, वो एक छोटा सा कार्यकर्ता हो या चाहे बड़ा, चाहे विधायक हो, चाहे ब्लॉक लेवल का या वार्ड लेवल का या बिल्कुल जमीनी स्तर का कार्यकर्ता, सम्मान सबको प्रिय है और सम्मान सबको देना भी चाहिए। जहाँ आपको सम्मान का लगता है कि यानी मेरे सम्मान की हानि हो रही है, वहाँ कोई पार्टी हो, दल हो, मुझे लगता है कोई भी हो, मैं भी होऊंगा, यदि मेरे को कहीं ऐसा लगेगा तो मैं बिल्कुल निश्चित तौर पे, ठीक है, मैं पार्टियां नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं अपना किनारा कर लूँगा। सर, मैं आपको 4 साल पहले ले जाना चाहता हूँ। 4 वर्ष पहले डिबरी चंबल में एक नाव हादसा हुआ था। वहाँ पर अंदाज़न आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। तो फिर वहाँ के जो गाँव वाले थे, उन्होंने जान और माल की रक्षा करने के लिए वहाँ के जो तत्कालीन एमएलए थे राम नारायण मीणा जी, उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप यहाँ पे पुल बनवा दीजिए ताकि हमारे आने जाने का साधन हो जाएगा। तो एमएलए साहब ने बजट और जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसकी परमिशन उन्होंने राज्य सरकार से दिलवा दी, लेकिन यह काम बिना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एनओसी के बिना संभव नहीं था। तो सब लोग, जो स्थानीय लोग हैं एमएलए साहब के साथ, भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय लोकसभा अध्यक्ष उस समय थे और आज भी हैं, ओम बिरला जी, उनके कार्यालय गए, अपने एप्लीकेशन लेके गए। लेकिन सर, आज 4 साल हो गए, वहाँ के स्थानीय लोग हर दिन चक्कर लगा के उनकी चप्पलें घिस चुकी हैं, पर उनको आज तक कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आया बिरला जी की तरफ से। क्या आपको इस बारे में जानकारी है? देखिए, मुझे बताया है, मुझे पहले भी एक बार, शायद बहुत पहले ये बात आई थी, और मेरा मानना ये है कि जब इतना बड़ा हादसा किसी जगह हो गया है और करीब मेरे ख्याल से दर्जन के करीब लोगों का वहाँ हताहत हुए थे, तो इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद तो वहाँ तुरंत प्रभाव से सारी प्रक्रियाएं पूरी होनी चाहिए। वो वहाँ की मूलभूत आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ इस तरीके की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो घटना की, तो उसके लिए फॉरेस्ट की तरफ से, जो केंद्र सरकार की तरफ से एनओसी लानी थी, जब सब चीज़ मंजूर है, बजट मंजूर है, पुलिया के काम के लिए वो मंजूर रामनारायण जी ने सब करा दिया, तो उसके बाद खाली एनओसी तो लानी थी फॉरेस्ट की। तो देश की तीसरी सबसे बड़ी ताकत, माननीय सांसद महोदय, देश की सबसे बड़ी तीसरी ताकत है, वो यदि एक एनओसी यदि नहीं ला पाए फॉरेस्ट से, तो ये कितना बड़ा फेल्यूर है। और वही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है यहाँ पे। आप देख लो, आप बेचारी कई बस्तियां कोटा शहर में जो पुराने बरसों राजाओं के टाइम से भी, पहले टाइम से भी यहाँ जब बसी हुई हैं, तो वो बेचारे हर बार उनको पट्टे की बात करते हैं, उधर कंडी माता के उधर चले जाओ, वहाँ भी पट्टे की बात करते हैं, लेकिन वो सब आज तक उनको पट्टे नहीं दिला पाए। और कहीं इनके व्यक्तिगत मामला है, भले वो फॉरेस्ट का मामला हो, और वहाँ सब परमिशन आ जाती है। तो फॉरेस्ट के दूसरी जगहों पे तो व्यक्तिगत मामलों में तो परमिशन मिल जाती है, और जनता के जनहित के कार्यों में परमिशन नहीं मिल रही है। तो यही सब कारण है। आज यही सब कारण है कि गाँव में आप चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस कदर वातावरण है कि आपको कई गाँवों में तो हो सकता है उनका खाता नहीं खुले। ये स्थितियाँ हैं। उसका रीज़न यही है कि लोगों के काम नहीं हुए, जनहित के भी काम नहीं हुए, और सिर्फ जब भी जाओ, चक्कर लगाओ, हर बार जाओ, आओ, डेलीगेशन आ जाए, माला पहनाओ, भीड़ दिखा दी, फिर चले जाओ, अगली बार फिर भाई साहब आए, फिर माला पहनाओ, फिर भीड़ दिखाई, फिर चले गए, उनको बुलाते रहे, पर उनके काम नहीं हुए, और उनको मीठी गोली का सिस्टम जो पहले से चला रहा वो आगे अनवरत जारी रहा। मीठी गोली से सर, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी हम परसों के रोज़ लाड़पुरा क्षेत्र का चुनावी सर्वे कर रहे थे। मकबरा एरिया में जब हम पहुँचे, मकबरा से लेकर घंटाघर तक भी हमने कवर किया, तो वहाँ के जो स्थानीय माइनॉरिटीज़ हैं, यानी मुस्लिम समुदाय के लोग और गुजर भाई भी थे, उन दोनों को ये शिकायत थी कि पिछले 10 साल में ओम बिरला जी ने एक दौरा तक वहाँ पर नहीं लगाया। उनका ये मानना है कि बिरला जी उनको अपने वोट बैंक में काउंट ही नहीं करते हैं। वहाँ के, मैं खुद देख कर आया हूँ, हमारी टीम खुद देख के आई है कि वहाँ की सड़क की क्या हाल है, लाइट, पानी, रोज़गार, इन सब से वो लोग बहुत परेशान हैं। उन्होंने अपनी एप्लीकेशंस, यहाँ पे जो उनका कैंप ऑफिस स्थित है ओम बिरला जी का, वो अपने एप्लीकेशंस और जो उम्मीदों का पोथला था, शिकायतों की एप्लीकेशन लेकर वो उनके कार्यालय गए। सर, पिछले 10 साल के अंदर उनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, और सुनने में ये भी आता है कि उन एप्लीकेशंस के ऊपर वहाँ का स्टाफ कचौरी समोसे रखकर खाता है, वो एप्लीकेशंस धूल खा रही हैं। आप एक कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता हैं,
क्या आपने कभी वहाँ जाके हलचल लिया, आपको पता है ये चीज़ें? देखिए, कोटा शहर की ऐसी कोई वार्ड नहीं था जहां धारीवाल साहब ने आरसीसी और उनके काम नहीं कराए। आपको सबको पता है, आज कोटा शहर में आप आंख बंद करके किसी से भी पूछेंगे कि कोटा शहर में विकास किसने कराया, तो छोटा सा एक बच्चा होगा ना, वो भी ये कह देगा शांति धारीवाल साहब ने। ज़बरदस्त तरीके से उस समय विकास हुआ। उस समय जो विकास जब चल रहे थे तो ये अड़ंगा डालने का काम कर रहे थे उस विकास के कामों में। तो अब कई जगह ऐसी स्थितियां थी और इनके पास यदि कंप्लेंट आती है तो जो इनके अंडर के काम है या इनके कार्य क्षेत्र के अंडर के काम है वो इनको करने चाहिए, और लोगों की आशा रहती है कि भाई उनका जनप्रतिनिधि उनके इन कामों को पूरा करे, और यदि वो उसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं तो इसके परिणाम वही खुद ही भुगत रहे हैं आज। सर, ये तो हम सब लोगों को पता है कि सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत ओम बिरला जी ने राजस्थान में करी थी, लेकिन जितना वो सत्ता में रहते हुए, और उनके पास उस स्कीम्स की अथॉरिटी भी है, वो खुद ही लॉन्च करने वाले थे, जितना वो महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, कुपोषित महिलाओं के लिए नहीं कर पाए, उससे ज़्यादा हमारे चुनावी सर्वे से हमें पता लगता है कि बूंदी की एक महिला है, नीम का खेड़ा गाँव की, उन्होंने हमें बताया कि सर, वो आप जानते कितना इंटीरियर में गाँव है, वहाँ पर उन्होंने हमें बताया कि जिस दौरान उनकी डिलीवरी होनी थी, प्रहलाद गुंजल जी का फ़ोन गया। वहाँ के जो भी स्थानीय पार्षद थे उन्होंने उनको बताया इस बारे में। प्रहलाद गुंजल जी के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, वो पिछले काफ़ी सालों से किसी पोस्ट पे भी नहीं है, पर उनका फ़ोन गया। आज भी उस महिला को मुफ्त दवाइयाँ, मुफ्त पोषाहार मिल रहा है और उसका जो बच्चा है वो स्वस्थ है। तो सर, आपने ऐसे नेता के ऊपर विश्वास जताया है, क्या कुछ आपके पार्टी के पोर्टफोलियो में और भी है जिससे महिलाओं को सशक्तिकरण मजबूत होने वाला है? कांग्रेस पार्टी में आप एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, ये जितनी भी महिलाओं की जो योजनाएं चल रही है ना, आप पुरानी भी उठा के देख लीजिए और नई भी देख लीजिए, सब अशोक गहलोत साहब के टाइम की चलाई हुई हैं और उन्हीं का इम्प्लीमेंट होता है। और उन्हीं को यदि सही तरीके से लोगों तक पहुंचा दिया जाए तो इतना दे रखा है अशोक गहलोत जी ने, इतना कांग्रेस सरकार ने दे रखा है कि उनका सही इम्प्लीमेंट हो जाए तो भी लोगों को मेरे ख्याल से कोई परेशानी ना आए। सर, अभी अभी आपने नाम लिया पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का। मुझे भवानी सिंह जी का एक स्टेटमेंट याद आता है अशोक गहलोत जी के नाम से। उन्होंने अभी हाल ही के अंदर एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जो प्रहलाद गुंजल अशोक गहलोत को तोतला धृतराष्ट्र कहकर पुकारा करता था, उसका मजाक बनाया करता था, आज वही प्रहलाद गुंजल अशोक गहलोत के घर पर जाकर उनसे टिकट मांग रहा है। कितनी सच्चाई लगती है आपको इन स्टेटमेंट में, या फिर ये सिर्फ एक हवा में? ये स्टेटमेंट सुना नहीं, मेरी नज़र में भी नहीं आया, तो मैं जो स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना उस पर टिप्पणी मैं नहीं करूँगा। लेकिन स्टेटमेंट तो बहुत सारे चल रहे हैं अभी। आज भवानी सिंह जी के भी पुराने स्टेटमेंट चल रहे हैं, उन्होंने भी माननीय जी के लिए क्या क्या बोला है। वो माननीय जी कौन, आप बताएंगे ना? बिरला जी के लिए और क्या क्या बोला है, तो वो भी चल रहे हैं बाजार में। तो स्टेटमेंटों को ज़्यादा गंभीरता से जो जिसको अपन खुद सुन सके ना, जानकारी हो, उसी पर वक्तव्य मैं देता हूँ। आपका कहने का मतलब ये है कि आप भवानी सिंह राजावत जी के स्टेटमेंट्स को सीरियसली नहीं लेते? मेरे को मैंने सुना नहीं ना, जो आपने बताया कि वो इस तरीके से प्रहलाद जी का कोई स्टेटमेंट है, या मैंने ऐसा सुना नहीं, और जो सुना है उस पर मैं जवाब जरूर देता आपको। सर, कोरोना काल में आपने एक चीज़ तो बहुत सुनी होगी, और जहाँ तक हम आपको जानते हैं कि आपने उस दौरान बिना अपनी जान की परवाह किए डॉक्टर्स के साथ, पुलिसमैन्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपने जितना आपकी कैपेसिटी में था, आपने घर घर ऑक्सीजन मास्क, सिलेंडर्स, दवाइयाँ ये पहुँचाने का काम किया। वो बहुत इम्प्रेस्ड हैं आपसे लोग, यहाँ के स्थानीय लोग। लेकिन सर, बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगता है कि बीजेपी सिर्फ ये दावा करती है कि हमने घर घर जाके ऑक्सीजन मास्क पहुँचाए और सिलेंडर्स पहुँचाए, लेकिन जो हाड़ौती की जनता है, किसी ने अपना पिता खो दिया, किसी ने अपना भाई खो दिया, किसी ने अपना पति खो दिया, किसी ने 2 महीने का बच्चा खो दिया, और अगर उनको समय पर ये चीज़ें उपलब्ध हो जाती तो काश उनके साथ आज वो जीवित होते और वो अपना खुशमय जीवन व्यतीत कर रहे होते। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, मैंने अभी कल भी एक हमारा अखबार है उसमें भी माननीय बिरला जी का स्टेटमेंट देखा, और भी कई बार मैंने उसके स्पीच भी सुनता हूँ मैं, तो ज़्यादातर वो यही एक उनके पास गिनाने के लिए कोई बात आती है तो वो काम के नाम पे सिर्फ एक सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवाए। आप ये बताइए कि ऑक्सीजन सिलेंडर, या अब तो इनकी सरकार है ना, एक निकाल लीजिए भाई, आपने कितने ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवाए, रिकॉर्ड में तो होगा ना भाई। केंद्र सरकार डायरेक्ट भिजवा रही है, कितने इन्होंने कहा रेमडेसिविर इंजेक्शन भिजवाए और भी जीवन रक्षक दवाइयाँ भिजवाई, तो कितनी भिजवाई है, एक रिकॉर्ड ला के दे दीजिए। सब कहने वाली बातें हैं, सब लोगों ने भाई काम करती थी मेरे जानकार मेरे बड़े भाई की तरह हैं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी। मैं उनसे देर रात तक बात करता था, निवेदन होती थी, कम चीज़ें की कमी होने के बावजूद भी मैंने इस शहर में रेमडेसिविर इंजेक्शनों के लिए भाई साहब से बोल के, और भी जो पीपीई किट और छिड़काव के लिए दवाइयाँ जितनी हो सकता था हमने मंगाने की कोशिश की। और उसके अलावा भी ये तो चलो ये ऑक्सीजन सिलेंडर के किनारे, हमने तो बाहर जाते हुए जो हमारा वोटर नहीं था उस समय, जो
मजदूर पलायन कर रहा था, वो मजदूरों को हमने जूते पहनाते थे, हम उनको चप्पलें पहनाते थे, उनको खाना देते थे, वो तो हमारा वोटर नहीं था। तो ये इंसानियत का काम है, इंसानियत के नाते सबको करना चाहिए। माननीय बिरला जी बार बार ये गिनाते हैं कि हमने ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए। मैं कह रहा हूं कि अशोक गहलोत साहब को 2 बार कोरोना हुआ, सचिन पायलट साहब को हुआ, सीपी जोशी साहब को हुआ, डॉक्टर रघु शर्मा जी को 2-2 बार हुआ, मुझे 2-2 बार हुआ। तो ये बिरला जी आरोप लगा रहे हैं कि कोरोना में कांग्रेसी तो थे ही नहीं, तो जो घर में बैठे तो उनको तो 2-2 बार कोरोना हो गया। और ये जो कह रहे हैं कि हम घूम रहे थे, इनको एक बार भी नहीं। वाह, समझ में ही नहीं आई ये बात। तो आप कौन सी सेवा कर रहे थे? मतलब हम लोग तो घर में बैठे, हमको 2-2 बार कोरोना हो गया, और ये बता रहे हैं कि मैंने ऑक्सीजन और हमने खूब सेवा करी। इनको मतलब कुछ नहीं। तो ये समझ में नहीं आती है। जनता सब जानती है कि किसने काम किया। और बार बार आप ये जब ये कहते हो कि मैंने कोरोना में सिलेंडर भिजवाए और मैंने सिलेंडर भिजवाए और मैंने सिलेंडर भिजवाए, अरे ऑक्सीजन सिलेंडर हमने जाने कितनी व्यवस्था करी। पूछो, रात रात भर जग के डॉक्टर सरदाना जी प्रिंसिपल हुआ करते थे। डॉक्टर सरदाना जी जैसा गंभीर और संवेदनशील डॉक्टर हमारे इस समय व्यवस्था संभाले हुए थे। हम लोग देर देर तक, हमारे लीडर और हमारे MLA, हमारे मुख्यमंत्री जी, सेक्रेटरी साहब, सब लोग लगे रहते थे। तो ये उस समय जो सारा कोरोना का मैनेजमेंट है ना, वो राजस्थान सरकार का था। उनके तो और भी सरकार थी। गुजरात में आप चले जाओ, गुजरात के वहां कई मेरे मिलने वाले बड़े पत्रकार हैं, वो कहते हैं कि यार आपके राजस्थान में यदि कांग्रेस की सरकार नहीं होती और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं होते तो बहुत दयनीय स्थिति हुई थी आपके राजस्थान में भी, बहुत दूसरे प्रदेशों में बहुत दयनीय स्थिति हुई है। अपने यहाँ तो भी मतलब बहुत बचाया है, बहुत बचाया है। और शुरू में जैसी वैक्सीन आई है, अपने पैसों से ये कह रहे हैं वैक्सीन हमने लगवाई है। शुरू में गहलोत साहब ने पैसे दे के केंद्र से वैक्सीन खरीद के लगाई है। ये किसकी बातें कर रहे हैं माननीय सांसद साहब? और इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो आप ये बताओ, संदीप शर्मा जी जब प्रचार करने के लिए, अभी जब हमारी बहन राखी गौतम चुनाव लड़ रही थी, तब ये माननीय संदीप शर्मा को कई लोगों ने दरवाजे पे से ये क्या हुआ, कहा कि आपको रवाना कर दिया कि भाई आप कोरोना काम टाइम पे कहाँ थे? आए नहीं आए इस तरीके की वीडियो आए थे ना? तो यदि इन्होंने काम किया तो ये इस तरीके की वीडियो क्यों आए फिर? जब ये कह रहे हैं कि हमने काम किया, तो जब ये जनता के बीच में गए, तो हमारी बहन राखी गौतम के सामने जब ये चुनाव लड़ रहे थे, तो कई लोगों ने उनको ये कह के नकार दिया वोट देने से कि भाई आप कोरोना के टाइम पे नहीं थे। तो ये सब बातें जनता सब जानती है। माननीय सांसद महोदय, लोगों को सब पता है कि किसने काम किया था। और फिर ठीक है, काम आपने भी किया, काम हमने भी, काम किसी और ने भी किया, पर आप ये कहो कि काम सिर्फ मैंने ही किया और कांग्रेस कार्यकर्ता नदारद थे, कांग्रेस के नेता नदारद थे, तो यह सरासर झूठ है। और इस झूठ को जनता भी समझ रही है, जो कि 26 तारीख को वोटिंग के रूप में बता देगी। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले हमने पंकज मेहता जी का इंटरव्यू किया था। वो कांग्रेस के बागी नेता हैं, अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस की मूल पूंजी समाप्त हो चुकी है, इसलिए कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं था। तो अब कांग्रेस ने क्या किया कि वो एक उधारी का उम्मीदवार ले आई है, जो अब मैदान में ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो ये सीधा सीधा आरोप उन्होंने लगाया था प्रहलाद गुंजल और कांग्रेस पार्टी के ऊपर। आपकी इसमें क्या राय है? वो एक तरीके से मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने खुद ही कांग्रेस की तो कैंडिडेटों को ज़्यादातर तो उन्होंने कांग्रेस के लिए हैं भाई, कांग्रेस के ज़्यादा लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के ज़्यादा कैंडिडेट हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता तो जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी मोदी करता रह गया। उन्होंने कितने लोगों को कभी ईडी में से नाम से डराकर, कभी किसी के नाम से डराकर, किसी को वॉशिंग मशीन में डाला कांग्रेसी को, उसको स्वस्थ करके और फिर उसको टिकट दे दिया। तो इनसे पूछो कि तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी में कितने लोग कांग्रेस के चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी में तो चलो एक आध वो भी योद्धा है हमारे। आपने तो फ्यूज बल्बों के लिए जो किसी काम के नहीं, हमारे तो इनके पास तो फ्यूज बल्बों की लड़े हैं, जो कांग्रेस में किसी काम के नहीं थे, इन्होंने वो नेता लिए हैं। और हमने तो हमारा भी 100 सुनार की 1 लोहार की करी है। हमारे पास तो ऐसे दिग्गज आए हैं कि जो भी आए हैं, वो कसबा जी को देख लो, वो भी वहाँ इतना जोरदार चुनाव लड़ रहे हैं। प्रहलाद जी को देखो, वो कितना जोरदार चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम तो 100 सुनार की 1 लोहार की है हमारे तो। और ये हमारे कैंडिडेट ले जाएगा, बल्कि हमारे कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा हैं। तो ये तो पंकज मेहता जी, आदरणीय पंकज मेहता जी, जो कि हमारी पार्टी के थे, ये मोदी जी पे सवाल ना उठाएं, क्योंकि मोदी जी सुन लिया ना कि उधार के कैंडिडेट तो मोदी जी ने बहुत सारे ले रखे हैं, तो वो नाराज़ हो जाएंगे। उनकी राजनीति, भारतीय जनता पार्टी में उनको राजनीति करनी है, तो उनके लिए आगे दिक्कत होगी। तो ऐसे स्टेटमेंट ना दें जिससे मोदी जी नाराज़ हो जाएं। सर, जब हमने ओम बिरला जी का इंटरव्यू लिया तो हमने उनसे पूछा कि भाई यहाँ के स्थानीय लोगों की शिकायत है कि आप यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं और आप मोदी जी के नाम पर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। क्योंकि गुंजल साहब ने कहा कि भाई अगर ओम बिरला में दम है तो वो अपने चेहरे पर चुनाव लड़के देख ले, यहाँ की जो हाड़ौती की जनता है वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। तो ओम बिरला जी ने कहा कि चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि भाई मेरे जो प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी हैं और आगे भी मैं उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूँ, इसलिए मेरा पूरा हक बनता है, इसलिए मैं उनके चेहरे पर चुनाव लड़ रहा हूँ। हाँ, अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता
और कांग्रेस का कैंडिडेट प्रहलाद गुंजल चाहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, तो वो भी राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ ले। क्यों नहीं लड़ते हैं? क्या डर है उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने से? एक बात बताओ मुझे, तैयारी पूरे 5 साल यदि हमने बच्चे को पढ़ाया, भाई आपको पूरे 5 साल आपने पढ़ाई करी और पेपर का टाइम आए और आप कहोगे नहीं पिताजी एग्ज़ाम देंगे, तो पिताजी क्या को एग्ज़ाम देंगे? पेपर तो पढ़ाई तो आपने की है ना। तो मान लो अभी 5 साल माननीय सांसद महोदय ने नहीं तो 5 साल पढ़ाई की है ना, तो परीक्षा का टाइम आया तो ओम जी परीक्षा देंगे या मान लीजिए मोदी जी परीक्षा देंगे? तो परीक्षा में तो माननीय बिरला जी को बैठना है ना। तो कोटा की जनता इसी पे कह रही है कि भाई स्टूडेंट तो आप हो, आपने 5 साल यहाँ वादे किए हैं, आपने 5 साल यहाँ काम करने की बातें करी थी, 5 साल आपने मालाएं पहनी है, 5 साल आपने जिंदाबाद सुनी है, तो आपने खुद की जयकारें सुनी है। तो जब जयकारें खुद के सुने हैं ना, तो चुनाव भी खुद के नाम पे लड़ो, बात ये है। और हमारी तो पार्टी में देखो सुनो, हम ये हो गई है प्राइवेट लिमिटेड, हमारी पार्टी में है लोकतंत्र, और हम लोग चुनाव लड़ेंगे, हमारे सांसद जीतेंगे, सब लोग मिलकर तय करेंगे। गरीब, किसान, जवान, पिछड़ा, सबके हितों की बात करने वाला हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। ये पहले से ही चिल्लाने लग गए। और अभी आप जो वोटिंग इनका परसेंटेज हुआ है ना, बहुत बुरी स्थिति है, मैं बता रहा हूँ आपको, बुरी स्थिति है इनकी। वोटिंग परसेंटेज बता रहे सारे इंटरव्यू और सारे चैनल भी धीरे धीरे दबी आवाज़ में कहने लगे कि ये तो इस बार तो पलायन हो गया। सर्वे पोल्स आ रहे हैं। हाँ, सर्वे पोल्स आ रहे हैं ना, पलायन बता रहे हैं वो। तो ये पलायन है और निश्चित मान लो, और यहाँ तो डबल पलायन है। सर, गुंजल साहब एक गुर्जर समाज से आते हैं, और चूंकि ये सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस का एक जो फिक्स वोट बैंक है वो है अल्पसंख्यक, तो क्या अल्पसंख्यक गुर्जर, और अब तो नरेश मीणा जी जितनी मशक्क़त कर रहे हैं, जितना कंधे से कंधा मिला के गुंजल साहब के साथ चल रहे हैं, तो ये तीनों समाज मिलके, मतलब गुंजल साहब का कहना ये है कि आप भूल जाओ कि भाई 5 लाख तो हमारे हैं ही हैं, कहीं नहीं जा रहे वो, मीणा गुर्जर और मुस्लिम भाई। तो सर, क्या आपको लगता है कि जो कांटे की टक्कर होने वाली है, या इस बार भी एक तरफा मामला होने वाला है, और आपको गुंजल साहब के आने से आपकी पार्टी को एक गुर्जर समाज एक और ऐड हो गया है? क्या आपको लगता है कि फ़ायदा मिलने वाला है और बीजेपी को जो है वो टेंशन होने वाली है? देखिए, कांग्रेस पार्टी 36 कौमों की पार्टी है, 36 कौमों की पार्टी है, सबको साथ लेके चलती है और सभी लोग उनको समर्थन कर रहे हैं, सभी लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, 36 ही कौमों का आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। ये तो सब ये कितने अंतर से जीतने वाले हैं हम? क्योंकि पिछला रिकॉर्ड बहुत तगड़ा रिकॉर्ड है भाई, 2,80,000 से ओम बिरला जी जीते हैं। हाँ, ओम बिरला जी जीते हैं, उस समय जीते हैं, वो उसके रीज़न भी थे। उस समय हमारे सचिन पायलट साहब की वजह से गुर्जर भी वोट नाराज हुआ था और उनको चीफ मिनिस्टर ना बनाने से पलायन हुआ था। तो बड़ी वर्ग में अभी 2-2.5 लाख तो हमारे वही वोट हमारा वापस आया है। इस बार तो गहलोत जी और पायलट जी एकदम कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे हैं। सब लग रहे हैं, सब कांग्रेस एकजुट के चुनाव लड़ रही है, सब अपने अपने एरियो में चुनाव लड़ रहे हैं, सब समर्थन कर रहे हैं। पायलट साहब भी जी जान से लग रहे हैं, पूरे दिन रात भर चुनाव प्रचारों में घूम रहे हैं। अशोक गहलोत साहब भी घूम रहे हैं, हमारे डोटासरा जी भी घूम रहे हैं, रघु शर्मा जी भी घूम रहे हैं, सब अपने अपने स्तर पर लग रहे हैं। कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है और इस बार 17 से 18 सीटें, बल्कि 1-2 ज़्यादा ही हो जाएगी, राजस्थान में हम लेके जाएंगे।